नमस्कार साथियों, मैं आकृति लोधी लालटेन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है मैंने जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हमारे चैनल द्वारा एक सीरीज शुरू की गई है जिसमें मैं आपको यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ा रही हूँ। उसी सीरीज में जो है आज हमारा आगे टॉपिक जो है इंटरनेट है। आज हम जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेट पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अलावा और भी अन्य जो एग्ज़ाम हैं जहाँ पर इंटरनेट या कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है हमारी क्लासेस जो हैं फ्रूटफुल रहेंगी। आप इन क्लासेस को बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम क्लास शुरू करने से पहले ज़रा उन प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं जो आयोग द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कितना डीप में पढ़ना है टॉपिक को। तो हमारा प्रश्न रहा, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? तो W3C मतलब डब्लू 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 और सी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। जब हम कंप्यूटर जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट मतलब होता है कंप्यूटर को जो है नेटवर्क से जोड़ना। तो वो जो नेटवर्क है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी वही उसने पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये हमारी जो है कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है। पर जो हमारा ऑप्शन डी है ग्रिड, वो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ग्रिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट है, W3C इसका अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए है डोमेन नेम सेवा, हमारा ऑप्शन बी है डोमेन नेम प्रणाली, ऑप्शन सी है डीएनएस फाइल सिस्टम, हमारा ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है डोमेन नेम प्रणाली, डोमेन नेम प्रणाली है। डोमेन नेम प्रणाली एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हमारे जितनी भी कंप्यूटर या फिर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, उनका जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारे डोमेन नेम प्रणाली में सेव होता है ना। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो हम इस प्रश्न में जो है आयोग के द्वारा दो उत्तर माने गए हैं। तो हमारा जो ग्राफ और जो हमारा ट्री, ये टोपोलॉजी है ना। ये दोनों, ये सभी टोपोलॉजी है, पर जो हमारा ग्राफ और ट्री टोपोलॉजी जो है ये सामाजिक सोशल नेटवर्क के रूप में जो है ये माना गया है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो दो आंसर हैं, एक ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों जो है इस प्रश्न के उत्तर माने गए हैं आयोग के द्वारा। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल, क्या जंक ईमेल जो है ये हमारा स्पैम कहलाता है, SPAM, है ना। ये हमारे इंटरनेट में जो हमारा ईमेल टॉपिक है वहां पर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा जो है सामान्य रूप, हमारा क्वेश्चन रिपीट है, जंक ईमेल हमारा होता है स्पैम होता है ना। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर तक फैलता है उसे कहा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है वायरस है ना। वायरस जो है, वायरस एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में डेटा होता है उसे नुकसान पहुंचाता है। जब हम साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर जो है वायरस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। खालिस्तान खोज क्षमता, ईमेल, समाचार स्टॉक की कीमत, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है पोर्टल है ना। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर पर जो पहला पृष्ठ होता है, तो उस पहले पृष्ठ को जो है हम होम पेज बोलते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है होम पेज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम जो है किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। ईमेल में जो हमारे अवांछित ईमेल होते हैं उनको हम जंक बोलते हैं और स्पैम बोलते हैं। फिर हम देखते हैं ईथरनेट। ईथरनेट जो है एक उदाहरण है। हमारे ऑप्शन है मैन, लैन, वैन और वाईफाई। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है, ये जो है लैन है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इथरनेट जो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है? तो हम सभी को पता है जो है टिम बर्नर्स ली जो है हमारे डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए इनको। डग डग गो, डग डग गो जो है इन्होंने पूछा है ये क्या है, क्या ये सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउजर है, या वायरस है, या हमारा वेबसाइट है? तो डग डग गो जो है हमारा सर्च इंजन है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो जैसा कि हमें पता है ओपेरा हमारा वेब ब्राउजर है, विवाल्डी हमारा वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स हमारा वेब ब्राउजर है, पर जो हमारा गूगल ऐप है वो हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, इसे कहते हैं, क्या ये चैट है, या ईमेल है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या वीडियो चैट? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये जो है हमने कुछ प्रश्न देखे हैं। हमारे प्रश्न देखने का उद्देश्य क्या था कि हम इस टॉपिक से ऐसा समझ जाएं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, या हमारे किस तरीके के प्रश्न जो है इसमें बनते हैं। हम ये सेशन खत्म होने के बाद जो है, मतलब हमारी जो सीरीज खत्म होने के बाद इन सारे टॉपिक के जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आयोग द्वारा पूछे गए हैं, आयोग द्वारा सिविल के अलावा और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम उन सभी पर जो है एक मैराथन क्लास आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, इंटरनेट। तो जैसा कि आप लोग को पता है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो है जो हमारा इंटरनेट है उस वो हमारे जो कंप्यूटर डिवाइस है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ना जो है हमारा इंटरनेट कहलाता है ना। इंटरनेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको आपस में जोड़ना और उनको इंटरनेट से जोड़ना, ये हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट जो है, इंटरनेट इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना, इंटरनेशनल नेटवर्क। मतलब विश्व में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एक दूसरे से जुड़ रही है, इंटरनेशनली रूप से एक दूसरे से जुड़ रही है, वो हमारा इंटरनेट है। अब हम समझते हैं, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक दूसरे से जुड़ना इंटरनेट है। अब ये इंटरनेट ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं, या हमें इंटरनेट जो है कैसे प्राप्त होता है? तो इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आपको याद रखना है, आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं, है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जो हमारा बीएसएनएल हुआ, हमारा जियो हुआ, एयरटेल हुआ, जो हमें इंटरनेट से जोड़ने के लिए सर्विस दे रहे हैं, वो सभी जो हैं वो सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना। मैं आपको यहाँ उदाहरण लिख देती हूँ, जैसे हमारा जियो हुआ, हमारा एयरटेल हुआ, ये जो है सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। ठीक है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अगर हम बात करें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें पहली बात तो जो ये हमें नेटवर्क से जोड़ते हैं, और दूसरी बात जो है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसे एक विशेष पता प्रदान करते हैं, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, है ना। ये पहली बात हमें नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, और दूसरा जो है ये हमें हमारी जो डिवाइस होती है उसे आईपी एड्रेस प्रदान करते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक विशेष पता होता है, जिस पता पर जो है हमारा आईएसपी हमें इंटरनेट प्रदान करता है। अब ये जो हमारा आईपी एड्रेस होता है ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, ये होता है IPv4, और एक होता है हमारा IPv6। अब इन IPv4 और IPv6 इनमें क्या अंतर है, या फिर ये दो क्यों लाए गए, तो हम इसको समझते हैं
देखिए, स्टार्टिंग में जब हमारा इंटरनेट का विकास हुआ और धीरे-धीरे इंटरनेट आगे बढ़ा, तो बहुत सारी डिवाइसेज़ जो हैं इंटरनेट से जुड़ रही थीं और लगातार जुड़ती गईं, जुड़ती गईं, जुड़ती गईं। तो हमारा जो IPv4 है, इसमें जो है जब IPv4 में हम आईपी एड्रेस प्रदान करते गए, तो एक समय ऐसा आया कि जब हमारी डिवाइसेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सारी हो गई थी, तो ये थोड़ा-सा कम पड़ने लगा। इसके लिए जो है हमारा IPv6 लेके आए। मतलब IPv6 लेके आने के पीछे क्या कारण था कि आईपी एड्रेस जो है ये कम पड़ रहे थे, इसीलिए IPv6 आईपी एड्रेस लेके आए। चलिए अब हम IPv4 और IPv6 आईपी एड्रेस को समझते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो हमारा IPv4 है और IPv6 है, देखिए IPv4 और हमारा IPv6, इनको हम कंपैरिजन करके सबसे पहले तो हम आईपी का फुल फॉर्म देख लें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और जब हम यहाँ 6 लगा देते हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 क्यों आया? क्योंकि हमारे जो है आईपी एड्रेसेस में ये हमारी डिवाइस ज़्यादा हो रही थी और एड्रेस जो है हमारे कम हो गए थे। अब इनमें मूल अंतर देखते हैं, तो जो IPv4 जो है ये हमारे 32 बिट, ये 32 बिट का आईपी एड्रेस, और इसमें जो है हमारे IPv6 में 128 बिट का यूज़ होता था। मतलब अभी होता है इसमें 128 बिट होते हैं, इसमें 32 बिट होते हैं ना। और जब हम आगे बात करते हैं, जैसे ये बिट है, अगर इनको हम बाइट में देखें तो ये जो है ये हमारा 4 बाइट के बराबर होता है ना। क्यों? क्योंकि हमारा 8 बिट बराबर जो है 1 बाइट होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, इसीलिए जो है हमारा 32 बिट बराबर 4 बाइट होगा। और जब हम 128 की बात करेंगे तो ये हमारा 16 बाइट के बराबर होगा। कई बार जो है आपसे ये तो प्रश्न किया जाता है कि IPv4 में जो है कितने बिट का एड्रेस होता है, तो 32 बिट का, और जो हमारा IPv6 है इसमें जो है 128 बिट का एड्रेस होता है। आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो आपसे 32 बिट ना पूछकर जो है आपसे बाइट में पूछ सकता है। तो IPv4 जो है ये 4 बाइट, और जो IPv6 है वो 16 बाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि ये हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट में जो है हम डिवाइसेस जो हैं ये कनेक्ट करते हैं। उससे कनेक्ट करने के लिए जो है डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए एक होती है ISP, जो कि हमें इंटरनेट सेवा प्रदान करती है और जो हमें आईपी एड्रेस प्रदान करती है ना। आईपी एड्रेस को हमने देखा कि आईपी एड्रेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा IPv4 है, एक हमारा जो है IPv6 है ना। ओके, एक हमारा IPv4 है और एक जो है हमारा IPv6 है। IPv4 और IPv6। उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए ISP जो है हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस जो है 2 टाइप का होता है। अब हम देखते हैं जो आईपी एड्रेस IPv4 और IPv6 ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा कैसा होता है, एक होता है हमारा स्टैटिक और एक होता है हमारा डायनेमिक। अब इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो डायनामिक है ये बार बार बदलते रहता है ना। जो हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस है वो हमारा स्थायी आईपी एड्रेस होता है, पर जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है
वो जो है बार बार परिवर्तित होते रहता है। जैसे कि हमने मान के चलो हमारी डिवाइस है और कहीं इंटरनेट कोई वाईफाई सुविधा है, हमें अपना डिवाइस उस वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारी डिवाइस को जो है एक नया आईपी एड्रेस मिलेगा, और फिर हम चाहें कहीं और किसी वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए, तो उस कनेक्शन के लिए हमें फिर से एक नया आईपी एड्रेस मिलेगा। तो वो जो हमारा है वो डायनेमिक आईपी एड्रेस है। और जो हमारा एक स्थायी आईपी एड्रेस है उसे हम जो है स्टैटिक आईपी एड्रेस बोलते हैं, है ना। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम इंटरनेट को समझते हैं। ये थोड़ा हमारा बैकग्राउंड था कि इंटरनेट से आप कैसे कनेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट का फुल फॉर्म हमने देख लिया, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। और इंटरनेट जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क है ना। ये आप लोग इम्पोर्टेंटली ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेट जो है किस प्रकार का एड्रेस है। तो इंटरनेट किस प्रकार का तो ये जो है किस प्रकार का नेटवर्क है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये पूरे विश्व में फैला हुआ होता है। पूरे विश्व पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम इसमें बात करें कि इसका आर्किटेक्चर किस प्रकार का होता है, तो ये जो है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है इनका, है ना। मतलब जो सर्वर होता है वहाँ से जो हम क्लाइंट हैं, जो सारे कंप्यूटर क्लाइंट हैं, वो वहाँ से डेटा जो है सारे कंप्यूटर जो सारे क्लाइंट हैं वो हमारे सर्वर से जुड़े होते हैं, है ना। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। और हमने देखा कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। उसके बाद जो है हम एक बहुत और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो हमारा इंटरनेट है इसमें जो टोपोलॉजी यूज़ की जाती है वो किस प्रकार की टोपोलॉजी है। तो इंटरनेट में जो है मैश टोपोलॉजी का यूज़ होता है ना। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है और आगे भी जो है पूछे जाने की बहुत संभावना है। अब मैश टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें जो डिवाइस हैं ये इंटरनेट से तो जुड़ी होती हैं और ये आपस में भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो उसी जुड़ने को जो है मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अब हमने क्या देखा इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट को हमने देखा, इंटरनेट जो है ये आपका थोड़ा सा रिवीजन है। इंटरनेट जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करता है। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट पे काम करता है। उसके बाद जो है ये मैश टोपोलॉजी का यूज़ करता है ना। इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो है हमें एक विशेष पता की आवश्यकता होती है, जैसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। जो हमें कौन प्रदान करता है, ये हमें आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी प्रदान करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अब आईपी एड्रेस जो इंटरनेट जो है ये कैसे काम करता है। तो हम देखते हैं जो हमारा इंटरनेट जो है कैसे काम करता है। इंटरनेट से मतलब इंटरनेट हमें एक्सेस करने के लिए जो है एक कुछ नियम प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, है ना। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या है। टीसीपी का फुल फॉर्म हुआ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म जो हुआ, देखिए पहले हम टीसीपी को देखते हैं। एक बहुत ही एक व्यक्ति हुए विंटन ग्रे, इन्होंने जो है ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेकर आए, इसीलिए जो है इनको इंटरनेट का जो है जनक कहा जाता है। विंटन ग्रे को जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है, इंटरनेट का जनक। इंटरनेट का जनक कहा जाता है। हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि टीसीपी क्या है। टीसीपी मतलब हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका जो है आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है पूछ लिया गया है और आगे भी इसको पूछा जा सकता है। ये
जो हमारी सूचना होती हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है हमारी सूचनाओं को पैकेट में बांटता है। ठीक है, पैकेट्स क्या होते हैं, मतलब सूचना को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, और वही जो हमारे छोटे छोटे भाग होते हैं वो पैकेट कहलाते हैं, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैकेट स्विचिंग। तो हमारा पैकेट स्विचिंग, जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है, जो हमारी सूचना है उसको छोटे छोटे भागों में बांट देता है, ताकि वो जो है आसानी से यहाँ से वहाँ सूचना को ले जाया जा सके। उसके बाद हमने एक और प्रोटोकॉल देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, उसको हमने बोला था टीसीपी आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। टीसीपी आईपी क्या करता है, टीसीपी जो है सूचनाओं को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है, और जो हमारा आईपी है उन सूचनाओं को मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है, सूचनाओं को जो है मार्ग प्रदान करता है, ताकि सूचना को मार्ग प्रदान करता है ताकि हमारी सूचना जहाँ जानी है उस सही एड्रेस पे जो है पहुंच जाए। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो है कंप्यूटर की एक कार्यप्रणाली है, सॉरी, नेटवर्क की, इंटरनेट की कार्यप्रणाली है, कि आप कैसे इंटरनेट का को एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, या इंटरनेट क्या है, ठीक है, इससे ऐसे समझ सकते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है, इंटरनेट, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, और एक सेकेंड के, हाँ। और इंटरनेट का नाम जो है नेटवर्कों का नेटवर्क है, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क जो हैं ये इंटरनेट से जुड़ते हैं और ये आपस में भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे सूचना राजपथ भी कहा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम देखते हैं विंटन ग्रे सर्फ, इनको जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है, और आपको हमने बताया है इनको इंटरनेट का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है टीसीपी आईपी, जो हमारा टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है उसको इन्होंने बनाया है ना। इस प्रोटोकॉल को, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को जो है विंटन ग्रे सर्फ के द्वारा जो है बनाया गया है। हालांकि देखिए, अपन इंटरनेट का जनक किसे बोलते हैं, विंटन ग्रे सर्फ को, पर इंटरनेट जैसी कोई किसी चीज की कल्पना जो है किसके द्वारा की गई थी, इसका विचार जो है इंटरनेट जैसी चीज बनाने का विचार हमारे प्रोफेसर लिक लाइडर के द्वारा की गई थी, है ना। ओके, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हमने इंटरनेट को देखा कि इंटरनेट क्या है। उसके बाद पहला इंटरनेट, है ना, पहला नेटवर्क जो है ये था हमारा अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये जो है 1969 में किसके द्वारा बनाया गया था, अमेरिका के जो है रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था। अर्पानेट जो है अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था, ये आप लोग जो है याद रखेंगे, है ना। ये रहा, अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा 1969 में जो है अर्पानेट को बनाया गया था, और 1990 में इंटरनेट को जो है आम जन के लिए खोल दिया गया, क्योंकि 1969 में जो है ये सिर्फ अमेरिका के रक्षा विभाग के लिए था। 1919 में ये जो है आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया। टीसीपी/आईपी क्या करता है, टीसीपी/आईपी जो है ये आईटीसी, सॉरी, इंटरनेट जो है हमारा टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, ठीक है। ये आप पीछे बहुत अच्छे से समझ के आए हैं ना। हम आधुनिक युग को जो है संचार क्रांति का युग कहते हैं। उसके बाद अठा सॉरी 18 सुनिए, जो 1989 का समय है, उस समय हमारे जो टिम बर्नर ली हैं उनके द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किया गया है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू 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 शॉर्ट फॉर्म में, है ना, इसको हम डब्ल्यू डब्ल्यू बोलते हैं। अब डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू जो है इंटरनेट की एक विशेष सेवा है ना, जो कि हमें इंटरनेट पर चीज़ें खोजने के लिए जो है इंटरनेट के द्वारा दी जाती है। ये हमारे इंटरनेट की क्या है, विशेष सेवा है। कई बार जो है बच्चे इंटरनेट और डब्ल्यू 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 में जो है ये कंफ्यूज होते हैं। तो इंटरनेट जो डब्ल्यू डब्ल्यू है हमारे इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है।
टिम बर्नर ली के द्वारा जो है HTML का विकास किया गया, ठीक है। HTML क्या है, इसका फुल फॉर्म है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज क्या करती है, ये इंटरनेट के जो वेबसाइट वेब पेज वगैरह हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए जो है ये लैंग्वेज का 1989 में जो है टिम बर्नर ली के द्वारा इसका विकास किया गया। तो हमारे ये दोनों पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सा, कि डब्ल्यू का विकास जो है ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया है। और उन्हीं के द्वारा जो है 1989 में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी विकास किया गया है, ठीक है। देखिए जैसे ये लिखा है, इंटरनेट की जो कार्य प्रणाली है ये मुख्य रूप से क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करती है। जैसा कि हम पीछे देख कर आए हैं, ये हमारा इंटरनेट है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करती है। ये हमारा जो मेन इंटरनेट है ये हमारा सर्वर है, और इससे हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो हैं ये जुड़े होते हैं, है ना। ओके, हम आगे देखते हैं। हाँ, भारत ये तो हमने देखा कि 1969 में जो है अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा ARPANET पहला नेटवर्क स्थापित किया गया। फिर 1990 से इंटरनेट जो है ये आम जन के लिए खोल दिया गया। अब हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो है सबसे पहले इंटरनेट सेवा कब, 15 अगस्त 1995 में किसके द्वारा शुरू की गई थी, VSNL के द्वारा। VSNL मतलब क्या हुआ, हमारा विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये क्या है, ये एक ISP, ये एक ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमें इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। VSNL के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा प्रदान की गई। अब हम देखें तो 1996 में क्या होता है, जो 1996 में मुंबई में पहला इंटरनेट कैफे खोला जाता है, ठीक है। 1998 में एक कंपनी है हमारी जिसका नाम है सत्यम इन्फो। ये हमारी दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी बन जाती है। ये हमारी दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी क्यों होती है, क्योंकि हमारी पहली इंटरनेट प्रदाता कंपनी जो है BSNL है, इसीलिए जो हमारी सत्यम इन्फो है ये हमारी दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी बनती है। फिर हम आगे चल के देखते हैं तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसको हम कैसे देख सकते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसको हम शॉर्ट में निक बोलते हैं। ये जो है नई दिल्ली नई दिल्ली इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने वाला जो है प्रथम संस्थान बनता है। जो हमारा निक है ये इंटरनेट कनेक्शन यूज करने वाला जो है ये पहला संस्थान बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में फ्री ईमेल सेवा किसके द्वारा दी गई, हॉटमेल के द्वारा। और हॉटमेल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, हमारे समीर भाटिया जी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है, हॉटमेल का जनक जो है हमारे भारत में समीर भाटिया जी हैं, और पहली हमारी फ्री ईमेल सेवा जो है हॉटमेल है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। अब हम देखते हैं 1996 में भारत का पहला पंजीकृत वेबसाइट डोमेन कौन है हमारा, reddit.com। कल जब हमने पिछली क्लास में सोशल नेटवर्किंग साइट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने रेडिट देखा था। रेडिट क्या है, हमारा एक फॉरम है जहाँ पर क्या होता है, विचार विमर्श होते हैं, जहाँ पे चर्चा होती है, वाद विवाद होता है। तो वही जो है वही reddit.com हमारा पहला पंजीकृत वेबसाइट डोमेन था, ठीक है। हम आगे देखते हैं भारत में इंटरनेट प्रदाता जो हमारे ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमारी कंपनी है, उनमें हम देखते हैं तो हमारा VSNL है जिसने जो हमें पहली बार 1995 में जो है इंटरनेट सेवा प्रदान की थी। उसके बाद हमारा MTNL है, हमारा सत्यम इन्फो है। सत्यम इन्फो जो है हमारा सेकंड इंटरनेट प्रदाता जो है भारत में कहलाता है। उसके बाद हमारा भारती एयरटेल है, हमारा जियो है। ये सब जो है ये हमारी ISP कंपनी है, ये हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना जो है ये 2011 में शुरू की गई है। भारत नेट परियोजना 2011 में शुरू की गई है। इसका जो है जब ये 2011 में प्रारंभ हुई थी तो इसका नाम भारत नेट परियोजना नहीं था, इसका नाम क्या था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। 2011 में जब ये प्रारंभ हुई तो इसका नाम था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, परंतु अब जो है उसका नाम भारत नेट परियोजना है, ठीक है। और ये कब प्रारंभ हुई, 2011 में। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है, इसका पुराना नाम भी आपको याद रखना है ना, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। जो हमारी भारत नेट परियोजना है
जब 2011 में शुरू की गई, और तो उसका उद्देश्य क्या रखा गया? उसका उद्देश्य था कि देश में लगभग जो 2.5 लाख ग्राम ग्राम पंचायतें हैं, देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जो है एक हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ना है ना, उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड से जोड़ना है हम इसको। ये थोड़ी हमारी महत्वपूर्ण परियोजना है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। 2011 में हमारी शुरू हुई है, और इसके अंतर्गत लक्ष्य क्या रखा गया था कि देश भर की जो लगभग 25 हमारी जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनको इंटरनेट से जोड़ना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्लाइंट क्या होता है। इंटरनेट से संबंधित कुछ टर्म हैं। क्लाइंट जो है, ये हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है, और जो जहाँ से हम इंटरनेट सर्विस ले रहे हैं वो हमारा सर्वर हो जाएगा। सर्वर क्या है? सर्वर जो है डेटा स्टोर करने वाला होता है, जहाँ से हम इंटरनेट सर्विस जो है लेते हैं, जहाँ से इंटरनेट सर्विस के द्वारा हम डेटा लेते हैं, वो हमारा सर्वर है। और हमारे जो कंप्यूटर उपकरण है, जैसे हमारा स्मार्टफोन हुआ, हमारा पीसी हुआ, ये हमारे क्लाइंट हो जाते हैं। फिर राउटर और स्विच जो हैं, ये कंप्यूटर उपकरण है, इनको हम आगे जब हम कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और संचार माध्यम में अगर हम बात करें तो देखो, फाइबर के माध्यम से भी हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, हम वायर केबल के माध्यम से भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, और हम वायरलेस तरीके से भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारा वाईफाई जो है ये वायरलेस है ना। आईएसपी की बात करें तो वही हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। प्रोटोकॉल की हम बात करें तो प्रोटोकॉल जो है कुछ इंटरनेट पर काम करने के लिए, इंटरनेट द्वारा काम करने के लिए जो है कुछ इंटरनेट के रूल्स होते हैं। फिर हम देखेंगे वेब ब्राउज़र, देखेंगे आगे हम मॉडेम देखेंगे, है ना। अब हम इससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंटरनेट से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखिए, इंटरनेट से संबंधित जो संस्थाएं हैं, हमें एक तो उनका फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि हमसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे ये हमारा ICANN है, तो इसमें वो पूछेगा कि जो हमारा ए है, उस ए का फुल फॉर्म क्या है ना। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पहले भी पूछ लिए गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हम इनका फुल फॉर्म याद रखेंगे, और जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनका हम स्थापना वर्ष भी याद रखेंगे कि इनकी जो है स्थापना कब हुई। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमारा पहला जो है IETF मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में होती है। किसकी? IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसकी स्थापना जो है हमारे 1986 में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ISOC, है ना। ISOC जो है हमारी, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट सोसाइटी। इसकी स्थापना जो है 1992 में होती है। इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना जो है हमारी 1992 में होती है, हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं IAB। इसकी स्थापना भी 1992 में होती है। 1992 में जो है हमारी इंटरनेट से संबंधित जो है दो संस्थाओं की स्थापना होती है। एक है हमारी इंटरनेट सोसाइटी, और दूसरी है हमारी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। फिर हम देखते हैं W3C। हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने W3C का फुल फॉर्म पूछा था कि क्या है। तो W3C हमारी क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसकी स्थापना जो है कब होती है? 1994 में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, आगे इसकी स्थापना वर्ष भी पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो W3C हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। फिर ICANN की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। ये क्या है? जो हमारे कंप्यूटर डिवाइस हैं उनको जो है डोमेन नेम और IP एड्रेस ये प्रदान करती है ना। ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, इसकी स्थापना जो है 1998 में होती है। उसके बाद
डोमेन नेम रजिस्ट्रार जो है ये हमें डोमेन नेम प्रदान करता है। उसके बाद ए एन एस आई इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, ANSI का फुल फॉर्म जो है हमारा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो है आपको इनके फुल फॉर्म ध्यान रखने हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे हम देखते हैं AFPCEET। इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमारा? एसोसिएशन ऑफ फ्रांसीसी पोरल साइबर नेटक्यू इकोनॉमिक इन ट्विनिक। थोड़ा लंबा है, आप लोग ध्यान रखिए, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली हैं जिनको हम आगे विस्तार से देखेंगे, और कुछ शब्दावली जो है अभी हम पीछे देख के आ चुके हैं। जैसे हमने आईएसपी देख लिया, आईएसपी क्या होता है। हमने आईपी एड्रेस देख लिया, आईपी एड्रेस क्या होता है हमारा, कोई भी जो कंप्यूटर डिवाइस है उसे हम किस तरीके से जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हमें एक विशेष पता प्राप्त होता है जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, हमारा आईएसपी हमने देखा, हमने आईपी एड्रेस देखा। प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट को काम करने के लिए कुछ नियम होते हैं, है ना, तो वो हमारे प्रोटोकॉल हैं। डोमेन नेम सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको हम आगे अभी देखेंगे। हम आगे ईमेल पढ़ेंगे, सर्च इंजन पढ़ेंगे, वेब ब्राउज़र पढ़ेंगे, वेब पेज पढ़ेंगे, डब्ल्यू यूआरएल, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हमारी कुकीज़ क्या होती हैं, बुकमार्क्स क्या हैं, वेब सर्वर क्या है। उसके बाद जो है हम और देखते हैं। ओके, थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। हम्म, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, आईएसपी क्या है। सॉरी, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन दुनिया के लिए जो है गेटवे के रूप में आईएसपी ऐसी कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखें टेलनेट। टेलनेट 1974 में जो है दुनिया का पहला कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर माना जाता है। ये जो है आप थोड़ा सा याद रखेंगे, किसको? टेलनेट को, है ना। टेलनेट जो है 1974 में हमारा पहला कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद हम अर्पानेट की बात करें तो हमने देखा अर्पानेट जो है अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा 1969 में बनाया गया था। फिर उसके बाद हम बात करें दावर्ल्ड। दावर्ल्ड जो है आधुनिक इंटरनेट के लिए ये पहला कमर्शियल आईएसपी है। उसके बाद भारत का पहला आईएसपी जो है बीएसएनएल है, जिसने 15 अगस्त 1995 में जो है भारत में इंटरनेट सर्विस शुरू की थी। किसने? हमारे बीएसएनएल ने। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वर्तमान में जो बीएसएनएल है उसको टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अब जो है उसे अब बीएसएनएल नहीं बोलते हैं, इसे जो है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है ना कि भारत में 1995 में इन्होंने जो है इंटरनेट सर्विस प्रदान की थी, और अब इनको टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा कि इंटरनेट के जो फादर हैं वो विंटन ग्रेसर्फ हैं, और क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने जो है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल बनाया था। अब हम जब भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में इंटरनेट क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? श्री बीके सिंघल जी को जाता है ना। इनको जो है भारत में इंटरनेट का जो है पिता बोला जाता है। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमारे श्री बीके सिंघल जी को। और विंटन ग्रे सर को, इनको जो है ऑल ओवर विश्व में इंटरनेट का जनक माना जाता है, और भारत के संदर्भ में जो है हमारे बीके सिंघल जी को माना जाता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं, है ना। अब ये इंटरनेट कनेक्शन के कुछ प्रकार हैं कि ये कितने प्रकार से। तो एक डायल अप कनेक्शन है, एक लीज्ड लाइन कनेक्शन है, एक आईएसडीएन कनेक्शन है, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है,
एक जो है ये हमारा डीएसएल कनेक्शन है, एक हमारा वायरलेस कनेक्शन है, उपग्रह कनेक्टिविटी। ये वायरलेस कनेक्टिविटी ही उपग्रह कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हम एक तो हम केबल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और एक जो है हम बिना किसी केबल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, है ना। तो हम इनको आगे देखते हैं। जो हमारा डायल अप कनेक्शन है, जो डायल अप इंटरनेट कनेक्शन है, ये टेलीफोन लाइन, जो हमारे टेलीफोन के लिए लाइन आती है ना, उस टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो है हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, है ना। उसमें जो है टेलीफोन लाइन में हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। मॉडेम का यूज़ करके जो है हम इंटरनेट से जुड़ते हैं। और जो जब हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ते हैं तो जब हमें इंटरनेट प्राप्त होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्लो गति का होता है ना। तो इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड होती है। मतलब जितने भी हमारे इंटरनेट कनेक्शन है उनमें सबसे स्लो कनेक्शन हमारा डायल अप कनेक्शन है, सबसे स्लो भी है और सबसे पुराना भी है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि किस प्रकार के कनेक्शन में इंटरनेट की गति सबसे स्लो है, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा जो है डायल अप कनेक्शन है। हम आगे देखें, हमारा डीएसएल। डीएसएल जो है देखिए जैसे हमारे कंप्यूटर का विकास हुआ है, हमारी मतलब हर कुछ का कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सबका विकास हुआ, तो हमारे इंटरनेट कनेक्शन का भी विकास हुआ। तो पहले जो हमारे डायल अप कनेक्शन था उसको थोड़ा सा उन्नत करके एक हमारी तकनीक आती है डीएसएल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ओके। ये हमारी डायल अप से जो है तेज होती है। डायल अप कनेक्शन इंटरनेट लाइन के माध्यम से होता है। ये भी जो है इंटरनेट लाइन या सॉरी टेलीफोन लाइन के माध्यम से होता है। ये भी टेलीफोन लाइन के माध्यम से होता है और इसमें भी मॉडेम का यूज़ करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें जो है इंटरनेट की स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है। जब हम डायल अप में इंटरनेट की जब डायल अप कनेक्शन में जब हम इंटरनेट सर्विस का यूज़ करते हैं तो उस समय अगर हम इंटरनेट सर्विस का यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम टेलीफोन लाइन को नहीं यूज़ कर मतलब टेलीफोन को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। या तो हम टेलीफोन यूज़ करें या हम इंटरनेट लें। पर जो हमारा डायल अप कनेक्शन है उसमें आप एक ही समय में टेलीफोन भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये क्या करती है ये जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती है। किसके लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती है ये, इंटरनेट के लिए। ये कॉल के वॉइस कॉल के लिए अलग फ्रिक्वेंसी रखती है और ये डेटा के लिए। तो ये एक ही समय में इंटरनेट और फ़ोन जो है दोनों का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। देखिए अब हम इनको थोड़ा सा कंपेयर करके देख लें, आप लोग की थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये हुआ हमारा डायल अप कनेक्शन और ये हुआ हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल। अब इनमें समानता क्या है कि दोनों में जो है टेलीफोन लाइन का यूज़ होता है ना। और इन दोनों में ही जो है टेलीफोन लाइन का यूज़ होता है और दोनों में जो है मॉडेम का यूज़ होता है। ये तो इनमें जो है समानता हो गई। और अब इनमें ये सिमिलैरिटी है। अब हम थोड़े कुछ डिफरेंस देखेंगे। जब हम इनमें डिफरेंस की बात करेंगे तो हमारे डिफरेंस क्या होंगे कि इसकी स्पीड जो है थोड़ी स्लो है और इसकी स्पीड डायल अप की अपेक्षा तेज है ना, थोड़ी तेज है। इसमें आप जो है एक समय में या तो आप फोन कॉल यूज कर सकते हैं या तो आप जो है नेटवर्क इंटरनेट यूज कर सकते हैं। आप दोनों चीज एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। या तो आप ये करेंगे या तो आप इंटरनेट यूज करेंगे। पर इसमें आप फोन कॉल भी यूज कर सकते हो और आप इसमें जो है इंटरनेट भी यूज कर सकते हो एक साथ। तो ये हमारा इसमें थोड़ा ये हमारा समानता और थोड़ी असमानता है। चूंकि हमारा ये इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट वाला टॉपिक हमारे मेंस में भी है, तो हमारा ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि डायल अप कनेक्शन और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में क्या अंतर है, या फिर किसी एक को भी पूछा जा सकता है कि आप डायल अप कनेक्शन को समझाइए, तो आप इस तरीके से उसको बता सकते हैं, है ना। ओके, हम आगे देखते हैं। फिर हमने देखा जो हमारा वाईफाई है,
ये हमारा वायरलेस है। इसमें हमें जो है किसी भी प्रकार की केबल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वायरलेस कनेक्शन, इसमें जो है हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जो है इंटरनेट से जुड़ते हैं। जो हमारा उपग्रह कनेक्शन है वो भी हमारा जो है वायरलेस कनेक्शन है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके आप हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारा जो अभी मोबाइल फ़ोन है, हमारा कंप्यूटर है, जो हम वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं, जो तो वो हमें इंटरनेट से हमारे उपग्रह सैटेलाइट से हमें डायरेक्ट प्रदान हो रहा है। उसके लिए जो है हमें किसी भी प्रकार की केबल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फिर हम देखते हैं आईएसडीएन। आईएसडीएन क्या है? हमारा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसका जो है आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्या? आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आईपी एड्रेस हम देख चुके हैं। आईपी एड्रेस मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, है ना। ये जो है आईएसपी द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक डिवाइस का जो है एक आईपी एड्रेस होता है, एक विशेष पता होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक जो स्थिर होता है, एक डायनेमिक जो है जो परिवर्तित होते रहता है। वर्तमान में आईपी एड्रेस के जो है 2 वर्जन चल रहे हैं। ये हम आगे पढ़ चुके हैं, ये हमारा रिविजन हो रहा है ना। इसके 2 वर्जन हैं, कौन-कौन से हैं? एक IPv4 है जो हमारा 32 बिट का है, एक हमारा IPv6 है जो कि हमारा 128 बिट का है। जब हमने इनको बाइट के रूप में देखा था, तो ये जो है हमारा 4 बाइट हो रहा था, और जब हमने IPv6 को बाइट के रूप में देखा था, तो ये जो है ये हमारा 16 बाइट हो रहा था, है ना। उसके बाद IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसको जो है 1900, एक सेकंड रुकिए। इसको 1981 में जो है लाया गया था IPv4 को। और जब IPv4 उसकी कमी, जब हमारे बहुत सारे इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बढ़ गई, तो हमारा आईपी एड्रेस जो है 4 अंकों का था। इसीलिए सॉरी, 4 अंकों का नहीं, ये हमारा 32 बिट का था। जब इसकी कमी पड़ने लगी, तो हमें इसका एक नया वर्जन लॉन्च करना पड़ा, जिसे हम IPv6 बोलते हैं। IPv6 जो है ये 1998 में आया था, ठीक है। और जो हमारा IPv4 है ये 1981 में आया था। जो IPv4 है उसमें हम 0 से लेकर 255 तक के अंकों का यूज़ करते हैं। और जब हम आईपी एड्रेस, हमने देखा कि जो आईपी एड्रेस होता है उसमें 0 से 255 तक के अंकों का कितना समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। और इनको जो है इनको मान के चलिए कि ये 4 अंक हैं। इनको जब अलग करना है, तो इन्हें एक डॉट से, बिंदु के द्वारा इनको जो है इन समूह को अलग किया जाता था। मतलब अभी भी किया जाता है, जो IPv4 एड्रेस होता है। और जो हमारा IPv6 एड्रेस है, जो कि हमारा 128 बिट का है, इसमें हम 0 से लेकर 255 तक अंक यूज़ करते हैं। पर जो हमारा IPv6 है उसमें हम अंक भी लेते हैं और उसमें हम अल्फ़ाबेट्स भी लेते हैं, है ना। तो ये हमारा कैसा, इसमें 4 समूह होते हैं। इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों के जो हैं 8 समूह होते हैं, और इनको जो है कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए इनको हम थोड़ा-सा एक स्लाइड में, खाली स्लाइड में देखें तो ये हमारा IPv4 है, ये हमारा IPv6 है। जब हम इनकी, ये हमारा 1991, एक सेकेंड चेक कर, सॉरी 1981, ये हमारा 1981 में लेकर आया। और ये हमारा जो है ये 1981, और ये हमारा जो है 1998 में लेके आया। और इसमें ये जो है 32 बिट का है, और ये हमारा 128 बिट का है। इसमें जो है, इसमें 4 समूह होते हैं अंकों के, इसमें जो है अंकों के 8 समूह होते हैं। जब हम इसको बाइट की बात करें तो 32 बिट, ये जो है हमारा ये 4 बाइट है, और ये हमारा जो है 16 बाइट है ना। ये हमारा 16 बाइट है। और जब हम बात करते हैं तो इसे जो है डॉट के द्वारा अलग किया जाता है, और इसको जो है कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है ना, ठीक है।
चलिए हम आगे देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो इंटरनेट को जो है काम करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमारा टीसीपी आईपी हुआ, जैसे हमारा एचटीटीपी हुआ, जैसे हमारा एचटीटीपीएस हुआ, हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी हुआ। बहुत सारे तो हम कुछ प्रोटोकॉल, पहले हम इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हैं हम उनको थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे। जैसा कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है, आपको पहले बताया था कि टीसीपी क्या करता है, हमारे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटता है, और आईपी क्या करता है, उनको जो है एक विशेष पता देता है, ताकि हमें डेटा जहाँ पहुँचाना है, डेटा को जहाँ पहुँचना है, वो अपनी सही जगह पे पहुँच सके। और उसको छोटे छोटे पैकेट में क्यों बांटता है टीसीपी? क्योंकि उसका जो गति है वो थोड़ी तेज हो सके। फिर हम देखते हैं टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या है? टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। फिर हम देखते हैं एचटीटीपी। एचटीटीपी जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब एचटीटीपी में हम एस को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जब हम इंटरनेट पे कोई भी इंटरनेट से डब्ल्यू के द्वारा जब हम कोई भी सर्चिंग करते हैं, तो वो जो है सर्चिंग में एच या फिर एच प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एच जो है ये हमारी इसमें हमें पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम अमेज़न पे कुछ भी सर्च करें, या तो इनमें हमें पासवर्ड नहीं चाहिए होता है। पर जो एच होता है उसमें मान के चलिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। जब आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, तभी जो है आप उस तक पहुंच पाएंगे। तो ये क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना। फिर हम देखते हैं एफटीपी। एफटीपी क्या है, हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका हमें फुल फॉर्म ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं एस इसका मतलब क्या हुआ, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनके जो है हमें फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यूएसएसडी। ये एक प्रोटोकॉल है हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। फिर एक हमारा पीपीपी प्रोटोकॉल है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीपी प्रोटोकॉल जो है उसका फुल फॉर्म है हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जब हम पीओपी 3 की बात करते हैं तो ये है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है हमारा पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इनके जो है आपको नाम याद रखने हैं और इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से जो है कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। यूडीपी की जब हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। हम नेक्स्ट देखिए, अब जो है हमारी जो डिवाइस है इंटरनेट से जुड़ी है ना, एक सेकेंड रुकिए। हमारी डिवाइस को इंटरनेट से जुड़ने पर जो हमारा आईएसपी है वो इंटरनेट तो प्रदान करता ही है, और हमारी डिवाइस को एक आईपी एड्रेस प्रदान करता है। अब जब बहुत सारे आईपी एड्रेस, जो सारे डिवाइस के आईपी एड्रेस हैं, वो कहीं एक जगह सेव होते हैं। वो कहाँ सेव होते हैं, ये डोमेन नेम सिस्टम में। डोमेन नेम सिस्टम में जो है सारे आईपी एड्रेस सेव होते हैं। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम जो है इंटरनेट की एक वितरित पदानुक्रमित प्रणाली है, जो मानव पठनीय डोमेन नेम, जैसे कि www google.com, इसको जो है मशीन पठनीय आईपी पतों में परिवर्तित करता है। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट की फोन बुक, ठीक है। देखिए अब हमें अगर इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, तो हम जिस भी वेब पेज पे पहुंचेंगे, जिस भी वेबसाइट पे, तो उसका एक आईपी एड्रेस होगा। अब हम उस आईपी एड्रेस को तो याद रख नहीं सकते हैं, तो हम जो है उस वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, हम उसे याद रखते हैं। तो हम उस यूआरएल को डालेंगे, और जो डोमेन नेम सिस्टम है उस यूआरएल में, उस डोमेन नेम सिस्टम में उस यूआरएल का जो है आईपी एड्रेस पता होगा। ये सर्वर को जो है, डोमेन नेम सिस्टम हमारा आईपी एड्रेस जो हमने यूआरएल डाला
वो उसे प्रदान करेगा और फिर वो हमें कुछ जानकारी प्रदान करेगा। तो इसीलिए जो है इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक कहते हैं, क्योंकि जो हमने डोमेन मानव पट्टी में डोमेन नेम हमने एंटर किया, उसको हमारा डोमेन नेम सिस्टम जो है मशीन पढ़नी आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और जो है इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करता है, ताकि वो हमें इंटरनेट सेवा प्रदान कर सके, है ना। डोमेन नेम अब हम देखते हैं डोमेन नेम क्या है हमारा। डोमेन नेम जो है किसी इंटरनेट पर जो है किसी भी वेबसाइट का एक अद्वितीय और याद रखने योग्य पता होता है, क्योंकि देखिए हम जो है आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते हैं, पर हम डोमेन नेम याद रख सकते हैं। डोमेन नेम ये एक हाँ, और हर वेबसाइट का जो है एक अलग डोमेन नेम होगा। किसी भी दो वेबसाइट का एक एक डोमेन नेम नहीं हो सकता है। जैसे कि को जो भी उपयोग करता है वो वेब ब्राउजर में डोमेन नेम टाइप करके जो है चीज़ों को सर्च कर सकता है। अब हम देखें जैसे कि ये हम देखते हैं www.laltanstudy.com। ये जो है ये हमारा यूआरएल है और ये पूरा हमारा ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम इसके जो है इसके तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारा ये www तक होता है, दूसरा पार्ट ये हमारा, तो इनको जो है जो हमारा डॉट कॉम होता है ये इसको हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, है ना। ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए। जो हमारा www है, एक सेकेंड, जो हमारा www है वो हमारा सब डोमेन है ना। फिर जो हमारा लालटेन स्टडी है ये जो है हमारा सेकेंड लेवल डोमेन है, और जो हमारा डॉट कॉम है वो हमारा टॉप लेवल डोमेन है। तो हमें क्या याद रखना है, जो हमारा डोमेन नेम है उसमें तीन तीन पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है ये सब डोमेन होता है, एक हमारा सेकेंड लेवल डोमेन होता है, और एक जो है हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, डोमेन नेम बनाते हैं। और ये डोमेन नेम हमारे किस काम आते हैं, हमें इंटरनेट से किसी भी वेब पेज वेबसाइट इनको सर्च करने के लिए जो है डोमेन नेम काम आते हैं, क्योंकि हम उस वेबसाइट का जो है आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते हैं, है ना। और जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम है उस जो हमारा डोमेन नेम है उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और किसी भी डोमेन नेम में 64 कैरेक्टर से ज़्यादा जो है 64 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम जो है 64 कैरेक्टर, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि किसी भी डोमेन में जो है 64 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होंगे। किसी भी डोमेन नेम में 64 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होंगे। तो हमने क्या समझा, हमने डोमेन नेम सिस्टम देखा, हमने डोमेन नेम देखा। डोमेन नेम की तीन पार्ट होते हैं, डोमेन नेम में 64 कैरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 64 कैरेक्टर, इससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होते हैं, है ना, ठीक है। और जो डोमेन नेम सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट की फ़ोन बुक। क्यों, क्योंकि उसमें सारे आईपी एड्रेस सेव होते हैं। जैसे हमारी फ़ोन बुक में जो है हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर सेव होते हैं, वैसे ही जो है सारे आईपी एड्रेस हमारे कहाँ सेव होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम में, ठीक है। हम आगे चलते हैं। देखिए ये हम जब हम डोमेन नेम देखा, हमने डोमेन नेम में देखा एक सब डोमेन होता है, एक टॉप लेवल डोमेन होता है, और एक सेकेंडरी डोमेन। पहले हमारा सब डोमेन होता है, उसके बाद जो है हमारा सेकेंडरी डोमेन होता है, उसके बाद जो है हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है ना। ये टॉप लेवल डोमेन होता है। अब जो टॉप लेवल डोमेन है ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई कमर्शियल होता है, कोई एजुकेशनल होता है, कोई किसी भी विशेष देश का एक पर्टिकुलर जो है टॉप लेवल डोमेन होता है। जैसे हम हमारे इंडिया की बात करें तो आई एन जो है हमारी इंडिया का टॉप लेवल डोमेन है ना, इंडिया का टॉप लेवल डोमेन है। फिर उसके बाद अगर हम यूएस की बात करें तो डॉट यूएस जो है हमारा यूएसए का जो है टॉप लेवल डोमेन है। अगर हम किसी एजुकेशनल साइट की बात करें तो डॉट edu edu ये जो है हमारी किसी भी एजुकेशनल साइट का टॉप लेवल डोमेन होता है। अगर हम बात करें डॉट कॉम तो डॉट कॉम जो है किसी भी कमर्शियल साइट का टॉप लेवल डोमेन होता है। फिर अगर हम देखें
तो जैसे कि कोई सूचनात्मक साइट है तो उसका टॉप लेवल डोमेन क्या होगा? उसका टॉप लेवल डोमेन जो है इन्फो होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। जैसे प्रश्न क्या था हमारा, डॉट यूएस जो है ये किस देश का टॉप लेवल डोमेन है? तो आपको कुछ देशों के याद रखना होगा। जैसे डॉट यूएस जो है ये हमारा यूएसए का है। डॉट इन जो है ये हमारा इंडिया का है। डॉट यूके जो है ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का है। और जो हमारा डॉट जेपी है ये जापान का है। ऐसे अलग अलग देशों के टॉप लेवल डोमेन होते हैं, है ना। जैसे कि डॉट कॉम ये हमारा कमर्शियल टॉप लेवल डोमेन है। डॉट इन्फो जो है ये हमारा इंफॉर्मेशन के लिए है। डॉट एडू हमारा एजुकेशन के लिए है। डॉट जीओवी जो है ये हमारा गवर्नमेंट जो साइट होती हैं उनके लिए है। ओके, हम आगे और देखते हैं। जैसे कि डॉट एरो जो है ये हमारा एरोनॉटिक्स के लिए है। फिर हम देखते हैं डॉट जॉब, ये हमारे कई बार जो है हम जॉब के लिए कुछ वेबसाइट सर्च करते हैं तो उनमें डॉट जॉब जो है उनका टॉप लेवल डोमेन होता है। ट्रैवल जो है किसी भी ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी कंपनी है या तो उसके लिए ही ये ट्रैवल जो है टॉप लेवल डोमेन का यूज़ होता है, ठीक है। फिर जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसमें एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ईमेल। ईमेल जो है, ईमेल हमें एक सुविधा प्रदान करता है। ईमेल के माध्यम से हम टेक्स्ट है, फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, इन सब को जो है इनका आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट ईमेल के माध्यम से। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारी ईमेल का फुल फॉर्म जो है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। हमारी ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का आविष्कारक की अगर हम बात करें तो 1971 में ईमेल का किसके द्वारा आविष्कार किया गया? जो हमारे आर टॉमलिंसन है। आर टॉमलिंसन मतलब रे टॉमलिंसन। आर टॉमलिंसन के द्वारा जो है 1971 में ईमेल का आविष्कार किया गया है। ये आपको याद रखना है। हमने क्या देखा? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और 1971 में आर टॉमलिंसन द्वारा जो है ईमेल सेवा सबसे पहले ईमेल का आविष्कार किया गया। जब हम भारत के संदर्भ में ईमेल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है सबीर भाटिया जी का, है ना। इन्होंने भारत में पहली ईमेल सेवा शुरू की। उस ईमेल सेवा का नाम क्या है? हॉटमेल, ठीक है। इस ईमेल सेवा का नाम जो है हॉटमेल है। हम और देखते हैं। अब जब हम ईमेल को, अब तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़रूर ही एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है ना। तो जब हम ईमेल खोलते हैं तो ईमेल में बहुत सारे अंदर जैसे कि एक ड्राफ्ट होता है, इनबॉक्स होता है। हमें नया ईमेल भेजने के लिए हमारे उसमें एक ऐसा प्लस का निशान होता है ना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और वहीं पे एक बिन का ऑप्शन होता है, एक स्पैम ऑप्शन होता है। तो हम जैसे हम जब अभी प्रीवियस ईयर प्रश्न देख रहे थे तो वहाँ पे एक प्रश्न था स्पैम से संबंधित। स्पैम क्या होता है? अनवांटेड ईमेल होते हैं, अवांछित मेल होते हैं। मतलब हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है और ना बहुत सारी साइट हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो जो है आपने ईमेल जो है एडवर्टाइजमेंट की ईमेल या जो जिन ईमेल की हमें ज़रूरत नहीं है वो ईमेल हमारे पास आते हैं तो वो स्पैम कहलाते हैं ना। जो अनवांटेड ईमेल हैं वो हमारे ईमेल स्पैम है, या फिर उनको हम जंक जंक मेल भी बोलते हैं या फिर उनको बल्क ईमेल बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्पैम जो है ईमेल से संबंधित एक टर्म है। जो अनवांटेड हमारे ईमेल हैं वो हमारे स्पैम है, ठीक है, याद रखिएगा। ईमेल एड्रेस की अगर हम बात करें, ईमेल एड्रेस की अभी हमने क्या देखा था? पीछे हम डोमेन देख रहे थे, डोमेन नेम। डोमेन नेम की लिमिट क्या थी? 64 कैरेक्टर जो है डोमेन नेम की लिमिट थी। तो सेम जो है 64 कैरेक्टर ये हमारे ईमेल एड्रेस की भी लिमिट है कि किसी भी ईमेल एड्रेस में जो है 64 कैरेक्टर होंगे। कितने? 64। इससे इससे कम हो सकते हैं पर इससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। जैसे कि ईमेल आईडी अगर हम देखें, ईमेल आईडी कैसी होती है? मान के चलिए लालटेन स्टडी @,
gmail.com। ठीक है। तो जो हमारा लालटेन स्टडी है और जो हमारा gmail.com है, इन दोनों को एक बीच में एट द रेट है, इस चिन्ह के द्वारा जो है इनको अलग किया जाता है। आगे देखते हैं। ईमेल से संबंधित कुछ शब्दावली देखते हैं। इनका जो है आयोग द्वारा जो है पिछले वर्षों में इनके फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो एक सीसी है। सीसी का फुल फॉर्म होता है हमारा कार्बन कॉपी। एक हमारा बीसीसी है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। ये हमें याद रखना है क्योंकि ये जो है पहले पुराने वर्षों में हमसे पूछे जा चुके हैं। उसके बाद जब हम बात करें तो जब हम ईमेल भेजते हैं तो एक टू ऑप्शन होता है, एक फ्रॉम ऑप्शन होता है। तो टू ऑप्शन में हम उस व्यक्ति का ईमेल टाइप करते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसे हम ईमेल भेजने वाले हैं, और फ्रॉम में वो व्यक्ति का एड्रेस, ईमेल एड्रेस होता है जो ईमेल भेज रहा है। जैसे अगर मैं किसी को ईमेल भेज रही हूँ तो मैं जिसे भेज रही हूँ उसको, उसका ईमेल एड्रेस जो है टू में टाइप होगा और फ्रॉम में जो है मेरा ईमेल एड्रेस होगा। ठीक है। हम आगे देखते हैं। ईमेल एड्रेस में एक अटैच अ फाइल का ऑप्शन होता है। वहाँ पर आप, जैसे आपने कोई टेक्स्ट में ईमेल टाइप किया और उस टेक्स्ट से रिलेटेड आप कोई फाइल उनको भेजना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जो है अटैच अ फाइल, वहाँ से आप ऑडियो वीडियो कुछ भी आप भेज सकते हैं ना। एक बिन ऑप्शन होता है जहाँ पर आप डिलीट किए गए ईमेल को देख सकते हैं। और देखिए ईमेल में क्या होता है, ईमेल आया और आपको ज़रूरत नहीं है या आपका काम हो चुका है या आपको आपका स्टोरेज खाली करना है तो आप ईमेल डिलीट कर देते हैं। जब आप ईमेल डिलीट करते हैं तो वो आपके जो बिन वाला ऑप्शन है वहाँ पर चला जाता है ना। अगर ईमेल हमारा बिन ऑप्शन में जाता है तो वहाँ से अगर आपको कोई ईमेल ऐसा है जो आपसे गलती से डिलीट हो गया है और आपको उसको, उसकी ज़रूरत है, तो आप बिन से जाकर जो है उसे रिस्टोर कर सकते हैं। पर अगर आप ईमेल को जो है बिन से डिलीट कर देते हैं, वहाँ पर जब हम बिन में जाते हैं तो एक ऑप्शन होता है एम्प्टी बिन। अगर आप उसको डिलीट कर देते हैं और वहाँ से डिलीट करते हैं तो फिर वो आपके पास से परमानेंट डिलीट हो जाता है। पर जब आप इनबॉक्स से डिलीट करते हैं तो वो डिलीट होकर कहाँ पहुँचता है? बिन में पहुँचता है। फिर एक ऑप्शन जो है फॉरवर्ड का होता है। जब हम अपना मोबाइल फ़ोन में जब हम ईमेल खोलते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन जो है ये हमारा फॉरवर्ड का होता है। एक यहाँ ऑप्शन जो है हमारा रिप्लाई का होता है ना। तो फॉरवर्ड से जो है आप उस ईमेल को किसी जिसे आप जिस भी व्यक्ति को चाहें तो आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ड्राफ्ट क्या होता है, कई बार हम कोई ईमेल लिखते हैं परंतु हम उस समय नहीं भेजना चाहते या फिर बाद में भेजने के लिए हम पहले से ईमेल बना के रखते हैं, तो वो ईमेल जो है हमारे एक ड्राफ्ट बॉक्स होता है, वहाँ पर जाके सेव हो जाते हैं। और ये जैसा कि हमने बताया कि हमारे ईमेल में एक तरफ रिप्लाई का ऑप्शन होता है, एक तरफ जो है ईमेल को फॉरवर्ड करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। ये देखिए, ईमेल से जो है लगभग अभी तक इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि सीसी क्या है, कार्बन कॉपी, बीसीसी क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, स्पैम क्या है, या फिर हमारे ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, या ईमेल के जनक किसे कहा जाता है, या फिर भारत में ईमेल के जनक किसे कहा जाता है। तो ईमेल से हमारे इसी तरीके के प्रश्न, बहुत ज़्यादा गहराई में प्रश्न नहीं है, तो हमने जो है उसी तरीके से ईमेल को कवर किया। अब हम देखते हैं वेब ब्राउज़र। इंटरनेट पे जो है हमें डब्ल्यू सेवा के द्वारा जो भी इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करनी होती है, वो जो है हमारी वेब वेब ब्राउज़र से जो है हम उसका डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वेब ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, आपको याद रखना है। और ये उपयोगकर्ता को जो है वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से जो है इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने में जो है सक्षम बनाता है। जब हम इंटरनेट पे कोई जानकारी खोजते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कहलाती है हमारी सर्फिंग। जब हम इंटरनेट पे जो है कुछ सर्च करते हैं कुछ, तो वो हमारी प्रोसेस सर्फिंग कहलाती है। ठीक है।
तो वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को जो है www के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराता है। फिर हम देखें दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र जो है टिम बर्नर्ली के द्वारा जो है 1990 में बनाया गया था। आपको याद होगा www का आविष्कार भी टिम बर्नर्ली के द्वारा किया गया है, HTML का आविष्कार भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया है? ये हमारा 1989 में किया गया है। 1989 में जो है टिम बर्नर्ली है उनके द्वारा www और HTML का विकास किया गया है। और जो पहला वेब ब्राउज़र है उसका विकास भी जो है टिम बर्नर्ली के द्वारा किया गया है। इसका नाम क्या था उस समय? वर्ल्ड वाइड वेब। और अभी और बाद में जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? उसका नाम नेक्सस कर दिया गया है, NEXUS। जो हमारा डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र था टिम बर्नर्ली के द्वारा जो खोजा गया था उसका नाम अभी नेक्सस है ना। उसके बाद वेब ब्राउज़र से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? वेब ब्राउज़र से प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है या निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। पीछे जो हम अभी प्रश्न देख रहे थे वहाँ पे हमें इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल रहे थे। तो हम अब जो है बहुत सारे जो वेब ब्राउज़र हैं उनको देखते हैं और हम याद रखेंगे कि ये जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। जब प्रश्न में 3 ऑप्शन में वेब ब्राउज़र रहेंगे और एक ऑप्शन में वेब ब्राउज़र आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए सर्च इंजन डाल दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि मोज़ेक ब्राउज़र, मोज़ेक जो है ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। ये कब बनाया गया? 1993 में। कैसा मोज़ेक किस प्रकार का वेब ब्राउज़र है? ये जो है ये हमारा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। फिर एक जो है हमारा नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर जो है ये हमारा मोज़ेक के 1 साल बाद 1994 में जो है ये वेब ब्राउज़र बनाया गया। क्या है? नेटस्केप नेविगेटर। फिर हम आगे देखते हैं ओपेरा। जो हमारा ओपेरा है ये उसके 1 साल बाद 1995 में बना गया। ओपेरा वेब ब्राउज़र जो है 1995 में। जो हमारा नेटस्केप नेविगेटर है 1994 में। और जो हमारा मोज़ेक ब्राउज़र है जो ये हमारा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था ये 1993 में बनाया गया, ठीक है। और ऑल ओवर पहला वेब ब्राउज़र की अगर हम बात करेंगे जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है? नेक्सस है। ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया और ये 1990 में बनाया गया, ठीक है। 1990, 1993, 94 और 95। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। पहली बात, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक ब्राउज़र है और ये जो है 1995 में बनाया गया। देखिए कितने हमने क्या देखा? मोज़ेक ब्राउज़र जो है ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है और ये 1993 में बनाया गया। फिर हमने देखा नेटस्केप नेविगेटर, ये जो है हमारा 1994 में बनाया गया। उसके बाद हमने देखा ओपेरा, ओपेरा हमारा 1995 में बनाया गया। और फिर हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ये जो है ये भी हमारा 1995 में बनाया गया है। फिर हम देखते हैं मोज़िला फायरफॉक्स। ये एक वेब ब्राउज़र है और इसको जो है 2004 में बनाया गया है। क्या किसे? मोज़िला फायरफॉक्स जो है हमारा 2004 में बनाया गया। फिर हम देखते हैं यूजी ब्राउज़र। यूजी ब्राउज़र जो है ये भी 2004 में बनाया गया है। और ये जो है हमारा अलीबाबा, ये चाइना की एक कंपनी है, उसके द्वारा जो है ये बनाया गया है। यूजी ब्राउज़र जो है ये चाइना का वेब ब्राउज़र है। फिर हम देखते हैं सफारी। सफारी भी एक वेब ब्राउज़र है और ये हमारी एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। फिर हम देखते हैं गूगल क्रोम, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र जो है ये 2008 में बनाया गया है ना। हमने कितने वेब ब्राउज़र देखे? हमने मोज़ेक देखा, हमने नेटस्केप नेविगेटर देखा, ओपेरा देखा, हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा, मोज़िला फायरफॉक्स, उसके बाद हमारा यूज़ी ब्राउज़र है, सफारी है, गूगल क्रोम है, ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं। हम आगे थोड़े से और वेब ब्राउज़र देखते हैं। चलिए, ये जो है ये हमारे इम्पोर्टेंट वेब ब्राउज़र थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सर्च इंजन। देखिए, जो हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं वो किसी भी चीज़ को www के माध्यम से जो है सर्च करते हैं। और उनको सर्च करने के लिए जो है
एक सर्च इंजन की आवश्यकता होती है उन्हें। तो ये भी हमारा क्या है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना। सर्च इंजन क्या है हमारा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जो हमारा वेब ब्राउजर था वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था। ये इंटरनेट पर उपलब्ध विशाल डेटाबेस में से किसी भी जानकारी को खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा होता है और हमें कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो जो हमारा सर्च इंजन है उस डेटा को खोजकर जो है मतलब सिलेक्टेड डेटा खोजकर हमें लेकर आता है। और ये किसके माध्यम से काम करता है, ये वेब ब्राउज़र के माध्यम से काम करता है ना। अब देखिए सर्च इंजन कैसे काम करता है, उसकी प्रोसेस क्या है, पहले क्रॉलिंग होगा, फिर इंडेक्सिंग, उसके बाद जो है रैंकिंग एंड सर्चिंग। देखिए जब हम कोई सर्च इंजन को कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं कि हमें ये चीज़ सर्च करना है, तो पहले जो है वो पूरे जो हमारी एक बड़ा डेटाबेस होता है इंटरनेट में, जो बहुत सारी जानकारी होती है उनमें से हमारी हमारी जो खोज है उससे संबंधित जानकारी को ढूंढता है। उसके बाद जो है फिर उनको इंडेक्सिंग करता है, और उसके बाद जो है जो हमारी खोज से ज़्यादा मिलती जुलती हैं उनको ऊपर से लेके नीचे तक जो है रैंकिंग में लेकर आता है ना, रैंकिंग एंड सर्चिंग। देखिए सर्च इंजन से संबंधित जो है एक टर्म है हमारा क्रॉलर या स्पाइडर। तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि क्रॉलर और स्पाइडर जो है किससे संबंधित है, तो ये हमारा जो है ये सर्च इंजन से संबंधित है ना। क्रॉलर और स्पाइडर सर्च इंजन से संबंधित है। हमारा पहला सर्च इंजन क्या है, हमारा पहला सर्च इंजन जो है आर्ची है। ये कब बना, 1990 में। देखिए पीछे हम क्या पढ़कर आए हैं, पीछे पीछे हम पढ़ के आए हैं वेब ब्राउज़र। तो हमने पहला वेब ब्राउज़र क्या देखा था, हमने पहला वेब ब्राउज़र जो है ये टिम बर्नर ली के द्वारा बनाया गया डब्ल्यू डब्ल्यू देखा था। वो भी कब बना था, 1990 में। और अब हम सर्च इंजन देख रहे हैं, तो हमारा पहला सर्च इंजन जो है आर्ची है। वो भी हमारा 1990 में बना है, ठीक है। फिर कुछ जो हैं कुछ मेटा सर्च इंजन होते हैं, और कुछ ये सर्च इंजन से टर्म है मेटा सर्च इंजन और डायरेक्टरी, इनको हम आगे देखेंगे। अ, ये कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण वेब ब्राउज़र देखे थे, तो इनको भी हम याद रखेंगे। गूगल जो है हमारा 1990 में बना सर्च इंजन है। और अगर इन्हें अभी देखा था कि पहला सर्च इंजन क्या है हमारा, वो भी 1990 में बना है, और आर्ची हमारा पहला सर्च इंजन है। बिंग जो है हमारा सर्च इंजन है, 2009 में बना था। देखिए वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि गूगल जो है हमारा सर्च इंजन है, और जो गूगल क्रोम है हमारा वेब ब्राउज़र है ना। बिंग जो है हमारा सर्च इंजन है, याहू हमारा सर्च इंजन है, 1994 में जो है ये बना था। इंडेक्स जो है ये हमारा सर्च इंजन है, जो हमारा 1997 में बना था। नेटस्कैप जो है हमारा सर्च इंजन है। और जब हम वेब ब्राउज़र पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, नेटस्कैप नेविगेटर। नेटस्कैप नेविगेटर हमारा वेब ब्राउज़र है, और जो नेटस्कैप है ये हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो हमारा आस्क डॉट कॉम है, ये हमारा सर्च इंजन है। आस्क डॉट कॉम क्या है, हमारा सर्च इंजन है। फिर हम देखते हैं वाइदू। वाइदू जो है ये हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। डक डक गो, डक डक गो जो है हमारा सर्च इंजन है। फिर चाचा डॉट कॉम, ये भी हमारा एक सर्च इंजन है। इनके आपको नाम याद रखना है ना। खोज जो है ये इंडिया का सर्च इंजन है। खोज और गुरुजी जो है ये दो सर्च इंजन हैं जो कि हमारे भारत में जो है बनाए गए हैं। खोज और गुरुजी, आपको ये याद रखना है। खोज सर्च इंजन जो है 2004 में बनाया गया है, ठीक है। कौन कौन से भारत के सर्च इंजन है, एक खोज है और एक गुरुजी है। खोज जो है 2004 में जो है बनाया गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ओस्कोबो। ओस्कोबो जो है ये सर्च इंजन है हमारा। गुड गोफर जो है ये सर्च इंजन है, ठीक है। गुड गोफर हमारा सर्च इंजन है। जो येपी है ये हमारा सर्च इंजन है। वेबोपीडिया हमारा सर्च इंजन है। AOL.com ये हमारा सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा जो है हमारा सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिए, है ना। अल्टा विस्टा जो है ये सर्च इंजन है। उसके बाद लाइकोस हमारा एक सर्च इंजन है। क्वांट जो है हमारा सर्च इंजन है। हॉटपॉट जो है सर्च इंजन है। और सोसो हमारा सर्च इंजन है, ठीक है।
एक बार हम देखते हैं, गूगल है, बिंग है, याहू है, हमारा इंडेक्स है, नेटस्कैप है, आस्क डॉट कॉम है, हमारा बाइडू है, गुरुजी है, खोज है। ये सब क्या है, ये हमारे सर्च इंजन है ना। गुड गोफर है, सोसो है, हॉटपॉट है, डक डक गो है, चाचा डॉट कॉम, ये सब हमारे सर्च इंजन है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होएगा। थोड़ा सा आप इनको जब आप अपने नोट्स बनाए ना, तो आप एक तरफ सर्च इंजन लिख लें और एक तरफ वेब ब्राउजर। तो आप जब उनको साथ में देखेंगे ना, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है। अब जब हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेट से संबंधित बहुत सारे टर्म होते हैं, छोटे छोटे टर्म। तो हम उनको देखते हैं, जैसे कि वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जो है, जब हम www के माध्यम से इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, तो जो भी हमें जानकारी हमें जहाँ प्राप्त होती है, उन पेज को क्या बोलते हैं? हम वेब पेज बोलते हैं। www पर मौजूद क्या है? एक डिजिटल दस्तावेज है, जो कि किसमें लिखा जाता है? HTML भाषा। HTML भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया था, है ना। HTML भाषा में लिखा गया जो है डिजिटल दस्तावेज क्या कहलाता है? हमारा वेब पेज। और वेब पेज जो है हम वेब ब्राउजर के माध्यम से देख सकते हैं। वेब ब्राउजर जो है, हम जो भी खोज रहे हैं वो किसके माध्यम से खोजता है? सर्च इंजन के माध्यम से खोजता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट हमारे बहुत सारे वेब पेज का समूह होती है। वेबसाइट हमारे बहुत सारे वेब पेज का समूह होती है। और हमने किसी भी वेबसाइट का जो जब हमने कोई वेबसाइट खोली, तो हमें जो पहला मुख्य पेज दिखता है, वो जो है उस वेबसाइट का जो है होम पेज होता है। और बहुत सारी वेब पेज का समूह जो है हमारा वेबसाइट होता है। ठीक है। वेब पेज एक डिजिटल दस्तावेज है, और बहुत सारे वेब पेज जो हैं मिलके क्या बनाते हैं? एक वेबसाइट बनाते हैं। और किसी भी वेबसाइट को खोलने पर जो पहला पेज हमारा हमें दिखाई देता है, वो हमारा क्या है? वो हमारा होम पेज होता है। ठीक है। फिर हमने देखा डब्ल्यू जो है 1989 में टिम बर्नर ली के द्वारा बनाई गई है। डब्ल्यू क्या है? इंटरनेट की एक सेवा है, जो हमें सर्फिंग में काम आती है, जो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के माध्यम से जो है हमें जानकारी खोज कर देता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है डब्ल्यू थ्री सी हमने कहाँ पढ़ा था? हमने जब इंटरनेट की संस्थाएं पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने डब्ल्यू थ्री सी पढ़ा था। डब्ल्यू थ्री सी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसकी स्थापना कब होती है? 1994 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? देखिए, हम इंटरनेट से जो हमारी कनेक्टेड डिवाइस होती हैं, उनका एक विशेष पता होता है, आईपी एड्रेस। उसी आईपी एड्रेस हमें याद नहीं होता, इसलिए उनका एक डोमेन नेम होता है। जो डोमेन नेम होता है, वो क्या होता है? हमारे किसी भी वेब पेज का पता होता है, या उसकी लोकेशन होती है, उसे हम यूआरएल कहते हैं। पहले जो है यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो हमें यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखना है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारी यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दो तीन बार बोलिए, याद हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। फिर देखिए, एक है हमारा यूआरएल, एक है हमारा यूआरआई, और एक है हमारा यूआरएन। यूआरआई क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूआरआई क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और जो हमारा यूआरएन है, वो है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इनको एक साथ लिख के याद कीजिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ठीक है। फिर HTML की हम बात करें। HTML क्या है? एक भाषा है जो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए टिम बर्नर ली के द्वारा जो है इसको लेके आया गया था। कब? 1990 में, टिम बर्नर ली द्वारा। ठीक है। ये वेब पेज और वेबसाइट को डिज़ाइन करती है, क्योंकि जब बहुत सारे वेब पेज मिलते हैं, तो हमारी एक वेबसाइट बनती है। ठीक है। हम XML की बात करें। XML जो है, ये भी वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एच टी एम एल को हमने क्या देखा था? ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना।
तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जब उसमें आगे एक्स और जोड़ देते हैं उसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर हम पीएचपी देखें, पीएचपी क्या है हमारा, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या है पीएचपी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ये पीएचपी जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। पर ये किस तरीके का वेब पेज डिज़ाइन करती है, ये डायनेमिक वेब पेज डिज़ाइन करती है। किस तरीके का, ये डायनेमिक, कुछ वेब पेज होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। कई बार हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसमें बहुत सारे मतलब पेज होते हैं जिनमें चीज़ें जो है लगातार चेंज होती रहती हैं, वो ये डायनेमिक वेब पेज हैं। उनको डिज़ाइन करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, पीएचपी। बुकमार्क, बुकमार्क क्या होता है, जब हम ब्राउज़र पे कुछ खोजते हैं तो हमें एक बुकमार्क का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपका जो पसंदीदा वेबसाइट है या वेब पेज है आप उसको सहेज कर रख सकते हैं, है ना, ताकि आप अगली बार ढूंढें तो उसे ढूंढने में आसानी हो। पसंदीदा वेब पेज को सहेजने की जो सुविधा है ये हमारी बुकमार्क कहलाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। एक है हमारा एक इंटरनेट से संबंधित एक हमारा टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, उन भौतिक उपकरणों का एक नेटवर्क, क्या है ये, उन भौतिक उपकरणों का एक नेटवर्क है जो सेंसर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के जरिए जो है एक दूसरे से जुड़ता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक दूसरे को समझता है और डेटा का आदान प्रदान करता है, ठीक है। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जो है डेटा को एकत्रित करता है और साझा करता है। ये क्या है, हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग। मतलब बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते, वो अपने आप जो है डेटा को एक्सचेंज करते हैं। फिर स्मार्ट होम, स्मार्ट होम में अगर हम देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है, ये आपस में, मतलब हम उनमें कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो आपस में अपना काम करते हैं। तो जैसे कि हमारी इसके हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जो हमारी स्मार्ट लाइट होती हैं, जो हमारे वाईफाई से कनेक्ट होती हैं, जो हमारे स्मार्ट लॉक होते हैं, मतलब हमें लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी ही अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें कर लेते हैं ना। हमारे स्मार्ट लाइट हुए, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट लॉक हुए। जैसे कि अगर हम कुछ पहनने वाले उपकरणों में देखें तो हमारी स्मार्ट वॉच है, हमारा फिटनेस ट्रैकर है। हमने उस वॉच को पहना हुआ है और वो वॉच जो है हमारी हार्ट बीट भी माप सकती है और हमारी जो क्रियाएं हैं उनको वो ट्रैक कर सकती है, हमारे बिना बोले ही वो ऐसा करती है ना, मशीन। फिर अगर हम कुछ औद्योगिक उसमें मशीनरी में देखें तो मशीनरी का जो है दूरस्थ रख रखाव, सेंसर आधारित उत्पादन। फिर स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हम देखें तो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब जो है हम दूर से मशीनों के माध्यम से जो है मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक व्यक्ति हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम है केविन ऑस्टिन, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, क्या नाम है, केविन ऑस्टिन। इनके द्वारा जो है 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा, केविन ऑस्टिन के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, केविन ऑस्टिन के द्वारा जो है इंटरनेट ऑफ थिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फिर जब हम आईओटी के इंटरनेट ऑफ थिंग के कुछ घटक की बात करते हैं जिसके बिना जो है इंटरनेट काम नहीं कर सकता है, तो हम इसके घटक में कौन कौन से घटक देखते हैं। एक हमारा सेंसर है, ठीक है। जब भौतिक उपकरण आपस में कनेक्ट होकर अपने ही हिसाब से चीज़ें करते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, वो सेंसर के हिसाब से, वो सेंसर से जो है आसपास के वातावरण को समझने की प्रयास करते हैं। जैसे तापमान क्या है, गति क्या है, प्रकाश, मतलब इन सबको जो है वो सेंसर के माध्यम से कैच करके फिर निर्णय लेते हैं। और फिर सेंसर के बाद जो है हमारा एक होता है कनेक्टिविटी, डेटा को जो है नेटवर्क तक पहुंचाना। फिर उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट घटक है डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है डेटा का विश्लेषण करना। उसके बाद हम देखें हमारा नेक्स्ट
यूज़र इंटरफेस, स्मार्ट डिवाइस का स्वचालित रूप से काम करना या फिर उपयोगकर्ता को अलर्ट भेजना। जैसे कि हमने जो स्मार्ट वॉच पहनी हुई है जो कि हमारी हार्ट बीट माप सकती है। अगर हमारी हार्ट बीट कभी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम होती है तो वो हमें खुद अपनी ही बुद्धिमत्ता से जो है हमें अलर्ट भेज सकता है। तो ये इस तरीके से तो आईओटी के हमने कितने घटक देखे, हमने सेंसर देखा, हमने कनेक्टिविटी देखी इंटरनेट से, और फिर हमने उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उससे जो है हमने डेटा की प्रोसेसिंग देखी और यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये हमारा आईओटी था। हम आगे चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इंटरनेट से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवधारणा है। क्लाउड कंप्यूटिंग से जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से जो है इंटरनेट के माध्यम से सर्वर जो है सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर जैसी कंप्यूटिंग सेवाओं की जो है ऑन ऑन डिमांड ऑन डिमांड जो है ये डिलीवरी होती है। जैसे कि हमारी गूगल ड्राइव है, हमारा ड्रॉप बॉक्स है, ये जो है स्टोरेज के लिए ये हमें स्टोरेज प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारी गूगल ड्राइव हमें क्या है, स्टोरेज प्रदान करती है। ठीक है, फिर हम और देखें तो जो हमारा AWS है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, जो हमारा गूगल क्लाउड है, ये जो है ये फिर हमारा नेटफ्लिक्स हुआ, हमारा सेल्स फोर्स हुआ, ये हमारा जूम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है, ये सब जो है ये हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये चार प्रकार की होती है। एक पब्लिक पब्लिक क्लाउड होता है, एक प्राइवेट क्लाउड होता है, हमारा एक हाइब्रिड क्लाउड होता है, और एक हमारा कम्युनिटी क्लाउड होता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? इंटरनेट के माध्यम से सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाएं जो हैं हमें ऑन डिमांड इनकी डिलीवरी। फिर उसके बाद चलिए देखिए, हमने पहले प्रश्न देखे थे कि इंटरनेट से किस तरीके के प्रश्न आते हैं। हमने उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जो है इंटरनेट की क्लास पूरी देखी, पूरी हमने कंप्लीट की। और मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ, है ना, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न भी जो है आयोग द्वारा पिछले वर्षों में पूछा गया है। जैसा मैं आपको बता दूं कि जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है हमारे कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान और जो हमारा इंटरनेट वाला टॉपिक है, इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। खास करके जो हमारे वेब ब्राउज़र हैं और जो सर्च इंजन है वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमारी ईमेल से संबंधित जो हमारी टर्मिनोलॉजी थी, जो हमारे प्रोटोकॉल हैं, उनका जो फुल फॉर्म है, हमारा आईएसपी क्या है, हमारा डोमेन नेम सिस्टम क्या है, डोमेन नेम क्या है, जो इंटरनेट से रिलेटेड थोड़ी जो हमारी संस्थाएं थी वो क्या हैं, जो हमारे सुबीर भाटिया जी हैं, जो हमारे विंटन क्रेसर्फ हैं, इन सबको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, आप इन सबका जो है करीब एक पेज में शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। इसका प्रश्न, इसका जो है आप लोग को जवाब देना है। जो HTTP है, HTTPS, इसका जो है पूरा नाम क्या है? ये हमारा प्रश्न है। इसका जवाब जो है आप लोग को कमेंट में देना है। हम एक और प्रश्न आपको देते हैं। XML, XML का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये जो है इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है ना। इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। ओके।